उन्हें पुलिस को कैसे पता लगा कि आप आरएमएल हॉस्पिटल में हैं और फिर वहाँ पहुँच गए? आपको कभी शक हुआ कि पुलिस आपका पीछा करती हाँ, है? शायद वो रेकी कर रहे थे, भीड़ चूँकि मैं भीड़ में था कि हो सकता है वो वहीं से मुझे बाहर निकलने का सिर्फ इंतज़ार कर रहे हो कि घबराइए मत, हम दिल्ली पुलिस से हैं। उसके बाद उन्होंने हमें अपनी गाड़ी में बैठाया, आँखों से पट्टी बाँध दी और लगभग 5-6 घंटे तक लगातार गाड़ी चलती रही। हमें पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्यों लेके जा रहे हैं। कहते नहीं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। फंडिंग कहाँ से आ रही है? और आप ही से जानबूझकर ही सवाल किए जा रहे थे, पुलिस ने भी आपसे ये सवाल किया। जब आपने उनको ये जवाब दिए तो उन्होंने क्या कहा आगे से, और आपका फ़ोन वगैरह भी चेक किया उन्होंने? हाँ, फ़ोन तो मोबाइल उसमें बैठते ही उन्होंने ले लिया था। लेकिन इससे पहले 24 को आपने बताया कि आपके घर भी यूपी पुलिस पहुंची, उन्होंने आपके फादर को, आपकी बहन के घर भी जाकर, ससुराल में भी जाकर लोगों को उठाया। 3 दिन पहले मेरे पिताजी 5 बजे के आसपास खाना खा रहे थे, उनको लेकर गए। तो देर रात उस दिन छोड़ दिया, फिर लेकिन उससे अगले दिन सुबह 9 बजे फिर से उनको उठा लिया। अच्छा। हाँ, जो बात पूछनी थी आप उसी दिन कर लेते। तो बैंक पासबुक वगैरह और आधार कार्ड वगैरह उन्होंने वो सब लेकर गए। मेरी बहन मेरठ में रहती है, उनके ससुर को उठाया गया और उनके देवर को उठाया गया कि छात्र छात्राओं के साथ अन्याय हो रहा है। आपको डर नहीं लगा वैसे जब पुलिस ने आपको उठाया? इतना सब कुछ हुआ है पिछले दिनों आपके साथ। हजारों लाखों लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, उनकी प्रार्थनाएं मेरे साथ है और उसी के बल पर कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह का फ़ोन आया और उन्होंने फिर ट्वीट भी किया। इमरान मसूद साहब का फ़ोन आया, अखिलेश जी के ऑफिस से फ़ोन आया। तो कब तक डरते रहेंगे? मौत तो एक ना एक दिन आनी ही है वैसे भी तो। आदाब, मैं हूं आपके साथ निखत अली और इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद जुनैद मौजूद हैं जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप सब ने उनको कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में देखा है, शुरू दिन से देखा है और आज भी वो मौजूद है। लेकिन पिछले बीते कई दिनों में उनके साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो आपको जानने की ज़रूरत है और इसीलिए मोहम्मद जुनैद हमारे साथ मौजूद है। जुनैद जी, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, जो पिछले 1 महीने में आपने मेहनत की है उसका सिला आपको मिल गया है, सबको मिल गया है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अंदर से खुशी हो रही है कि जिस चीज़ के लिए हम संघर्ष करने के लिए आए थे अंततः उसमें हमें विजय प्राप्त हुई। ठीक है, लेकिन 25 जुलाई जब सब जीत की खुशी मना रहे थे, आप वहाँ मौजूद नहीं थे, वो क्यों? दुर्भाग्यवश मैं वहाँ पे नहीं था क्योंकि 24 की रात में ही पुलिस द्वारा मुझे डिटेन कर लिया गया था। मैं प्रोटेस्ट साइट पर था 24 की रात में, तो लगभग 10:45 या 10:50 के आसपास फ़ोन आ रहा था अभिजीत भाई का। वो मेरे घर के वालों के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं एक साइड से फ़ोन रिसीव करके उनसे बात कर रहा था। तो एक कुत्ता वहाँ पर था, संभवतः मेरा पैर उसके ऊपर रख गया तो उसने काट लिया मुझे। तो मैं आरएमएल हॉस्पिटल गया कि कहीं रेबीज़ का टीका लगवाने के लिए, कहीं ये सब फैल ना जाए, तो उसका डर ही रहता है। तो जैसे ही हमने टीका वगैरह लगवा लिया, 11:17 पे हमारा पर्चा बना। उसके बाद उन्होंने देखा और फिर टीका लगा के 20 मिनट के बाद बोला कि फिर से हमें एक बार दिखा देना हल्का सा कट लगा के। तो हमने दिखाया और फिर दिखाकर हम लगभग 12 या 12:15 के आसपास बाहर निकले। मेरे एक और साथी भी थे। रात का वक्त है ये। हाँ हाँ, रात का वक्त था। तो एक साथी और भी थे, वो भी मेरे साथ थे। हमने ऑटो बुक किया वापस आने के लिए। तो बीजेपी प्रोटेस्ट में ही जा हाँ रहे थे। हाँ हाँ, वहीं पे जाने के लिए। और फिर उसके पश्चात हमने देखा कि 50-60 मीटर ही दूर हम चले थे तो एक फिल्मी स्टाइल में गाड़ी आगे आकर हमारे सामने रुक गई। उसमें से कुछ 4-5 हट्टे कट्टे मतलब लोग आए, हमें पता नहीं था कौन थे। तो हमें पहले डर हुआ कि कहीं हमें ये मारना तो नहीं चाहते हैं। तो कोई ऐसा अप्रिय घटना हो सकती है, कोई असामाजिक तत्व के लोग हैं। लेकिन उन्होंने बोला, हमें दोनों तरफ से घेर लिया ऑटो में, दोनों भाइयों को, कि घबराइए मत, हम दिल्ली पुलिस से हैं। उसके बाद उन्होंने हमें अपनी गाड़ी में बैठाया, आंखों से पट्टी बांध दी। आंखों में पट्टी बांधी आपके? हाँ, पूरा इसका कवर कर दिया। आपने और पूछा कि आप पट्टी क्यों बांध रहे हैं सर? आपने हाँ पूछा कि आप दिल्ली पुलिस से ही है? हाँ, नाम कार्ड दिखाया उन्होंने तो दिल्ली पुलिस से ही थे वो, जैसा उसमें कार्ड में था। अब वो रियल थे क्या थे, वो एक जांच का विषय है। और जो पट्टी का सवाल किया आपने कि आप सर पट्टी क्यों हाँ बांध रहे हाँ, हैं? हमने कहा कि पट्टी क्यों बांध रहे हैं, कि चुप रहिए और जैसा हमें ऊपर से निर्देश है हम ऐसे ही करते जा रहे हैं, इसलिए पट्टी बांधा है। और पट्टी बांध कर नीचे हमें झुका दिया। और फिर कई 20-25 मिनट तक गाड़ी चलती रही, फिर पता नहीं वो कहाँ पर लेके गए।
एक कमरा था, उसमें एसी वगैरह सब चल रहा था। वैसे सारे उन्होंने लेटने के लिए कंबल भी और सारी चीज़ें दी। खाने के लिए भी पूछा, लेकिन रात के समय हमने खाना नहीं खाया। पट्टी उतारी आपकी आंखों से उन्होंने? नहीं, पट्टी नहीं उतारी। पट्टी परमानेंट रहती है, जब तक हम वो हमें छोड़ नहीं देते। पट्टी तब तक हमारे आंखों पे रहती है। पट्टी नहीं, मेरे भी और मेरे साथी के मतलब भी। लगभग 24 घंटे जब आपको छोड़ा गया। हाँ हाँ, फिर अगली पूरी रात हम ऐसे ही रहे। फिर उन्होंने कहा कि 10 मिनट में छोड़ देंगे, साहब आने वाले हैं बस। तो रात में वो आ नहीं पाए या जो भी था। और उसके बाद सुबह को लगभग 11:30 या 12 बजे वो आए। फिर उन्होंने प्रश्न उत्तर किए हमसे कि बहुत सारे। और उन्होंने बोला अगर संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए तो आपके लिए मुश्किलें हो सकती हैं। तो वो हमारे प्रश्नों से संतुष्ट हो गए। और जो उन्होंने प्रश्न किया और जो हमने उत्तर दिया उसका, तो उन्होंने कहा कि इनको छोड़ दीजिए। फिर वो गाड़ी में फिर से हमको बिठाए नीचे लाकर। और फिर गाड़ी में पट्टी तब तक भी बंद ही रही। अच्छा। हाँ, वो गाड़ी में बिठाए और पीछे की सीट पे थे, एक इस साइड से एक इस साइड से, ऐसे दोनों को बिठा दिया। और लगभग 5-6 घंटे तक लगातार गाड़ी चलती रही। हमें पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्यों लेके जा रहे हैं। अंदर से एक भय भी था कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो जाए या कुछ ये ना कर दें। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और उन्होंने जो वास्तविकता है वही मैं कहूँगा। बहुत धन्यवाद उनका मैं देना चाहता हूँ। आप अभी भी धन्यवाद कर रहे हो उन्हें? कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ ऊपरी आदेश हो उन्हें। और क्योंकि उन्होंने मुझे कोई गलत शब्द नहीं बोला और कोई ये नहीं कहा, ये एक उंगली भी उन्होंने टच नहीं किया मुझे। बाकी प्रश्न उत्तर किए वो भी आराम से किए। ऐसा नहीं है कि हमें कोई गलत वो किया गया। और उसके पश्चात लगातार गाड़ी चलती रही। उन्होंने रास्ते में भी खाने के लिए पूछा, कुछ बर्गर वगैरह उन्होंने अपने लिए भी लिए, हमें भी एक एक दिया। और पानी के लिए लगातार पूछते रहे। उनका उसके लिए भी धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। और उसके पश्चात लगातार गाड़ी चलती रही, हमें पता नहीं कहाँ छोड़ा कहाँ नहीं। फिर हमें उतार दिया दोनों को। और ये बोला कि 5 मिनट तक ऐसे ही रहना, पट्टी 5 मिनट के बाद उतार देना और 1 घंटे बाद मोबाइल खोल लेना। और उसके पश्चात जो है हमें वहाँ पे उन्होंने छोड़ दिया। हमने देखा कि हम कहाँ पर हैं, तो वहाँ पहाड़ थे और ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। मैंने कहा कोई वैसा ही इलाका लग रहा है, ये तो नया सा, दिल्ली तो नहीं है ये। तो हमने फिर कहीं बोर्ड देखा वहाँ पे, कहीं उस पर लिखा हो स्थान का नाम क्या है और कौन से हम स्थान पर हैं, कम से कम पता तो हो। क्योंकि हमें तो आँख से पट्टी में पता ही नहीं था। तो एक राहगीर जा रहा था, हमने पूछा कि ये कौन सा स्थान है। तो उन्होंने बताया कि ये देहरादून मसूरी है, हाँ यहाँ उत्तराखंड। फिर हम थोड़ी आगे आए तो हमने एक बोर्ड देखा, उसमें भी यही सब लिखा हुआ था, मसूरी, देहरादून, उत्तराखंड, ये सब। फिर हम वहाँ से एक ऑटो करके 12-13 किलोमीटर ISBT देहरादून था, वहाँ तक आए। फिर वहाँ से हम कैब करके दिल्ली वापस आए। ठीक है। ये तो आपका बड़प्पन है जो आप कह रहे हैं कि पुलिस ने आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, हालांकि वो गलत था। आपको आंखों में पट्टी बांधकर 24 घंटे तक रखा गया। बहरहाल आपसे सवाल क्या पूछे गए थे जुनैद जी? सवाल यही था कि इतना खाना बांटते हो, कहाँ से लाते हो पैसा, कहाँ से ये सब करते हो। हमने कहा सब मिलजुल कर ही कर रहे हैं। कभी गुरुद्वारे से खाना आ जाता है, कभी कोई 50 आदमी का कोई खाना भेज देता है पैक करके, कोई 20 प्लेट भेज देता है। और जो भी लोग वहाँ पर आते थे कुछ ना कुछ अपने बैग में कोई पानी ला रहा है, कोई बिस्किट, कोई नमकीन, कोई झोले में कुछ ला रहा है, कुछ अपने घर से कुकर में दाल। एक एक भाई आते थे परमानेंट, कुकर में खिचड़ी बनवा के लाते थे, कभी दाल और रोटी लेकर आते थे। वो पहले हमने पूछा कि आप कब से करो, कि मैं पहले अस्पताल में बांटता था, अब मैंने स्टूडेंट का देखा तो वहाँ से फिर मैंने यहाँ पे आने लगा। तो वो परमानेंट वहाँ पे आते थे। बहुत सारे लोग थे जो एक सरदार जी थे, वो अस्पताल में खाना बांटते थे, वो वहाँ पे लाने लगे। गुरुद्वारे से खाना आया। और बहुत से कोई अपनी तरफ से किसान संगठन के लोग आते थे, वो 200 आदमियों का कोई खाना बनवा तो के आप लेकर। बांटने का काम करते थे खाना? हाँ, शुरुआत जब हमने, ये तो बाद की मैं बातें बता रहा हूँ। शुरुआत आपने अपने पैसों से की थी? शुरुआत जब की तो वहाँ पर 20 की शाम को मैं पहुँचा था। 20 को प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। सुबह की शिफ्ट में मेरा गवर्नमेंट एग्ज़ाम का एक परीक्षा थी, तो सेकंड शिफ्ट में थी, तो मैं शाम तक ही वहाँ पर पहुँच पाया।
तो मैंने आकर देखा बहुत अधिक मात्रा में गर्मी हो रही थी, तो लोग पानी जैसी मूलभूत चीज़ से भी तरस रहे थे। तो मैंने तभी एक संकल्प लिया कि इतने बड़े उद्देश्य के लिए लोग आए हैं और इनके लिए तो पानी तो कम से कम बनता ही है, पानी और कुछ नमकीन बिस्किट। तो शुरुआत में हमने पानी, सबसे पहले पानी की व्यवस्था की और उसके बाद धीरे धीरे कुछ नमकीन बिस्किट, केले और कुछ खाने का सामान जुटाया, क्योंकि शुरुआत में तो शुरू के दिन बहुत सीमित मात्रा में लोग थे जो वहाँ पर 500-700 की मात्रा में रुके थे, और उन सब से पहले तारुफ कराया सब। फिर सबको उसी रात खाने का भी प्रबंध हुआ, पीने का भी, सेब वगैरह, फल फ्रूट, बहुत सारी चीज़ें। और फिर लगातार सिलसिला चलता रहा लगातार। फिर कहते नहीं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। तो इसी तरह हुआ। फिर धीरे धीरे लोग आने लगे कि भाई आप कर रहे हो कुछ, शायद तक हम इतने लोगों का खाना लेकर आएंगे, हम ये लेकर आ रहे हैं पानी, हमें। फिर हम उसको मैनेज करते रहे। हमने देखा था तमाम मीडिया, गोदी मीडिया जो था वो भी लगातार ये नैरेटिव चला रहा था कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, और आप ही से जानबूझकर ही सवाल किए जा रहे थे। पुलिस ने भी आपसे ये सवाल किया, जब आपने उनको ये जवाब दिए तो उन्होंने क्या कहा आगे से, और आपका फ़ोन वगैरह भी चेक किया उन्होंने? हाँ, फ़ोन तो मोबाइल उसमें बैठते ही उन्होंने ले लिया था, लॉक खुलवा लिया था पूरा उसको, उन्होंने जांच लिया व्हाट्सअप वगैरह, फ़ोन कॉल्स जो भी था। लेकिन उनको कुछ ऐसा मिला नहीं था कि हम कोई गलत, क्योंकि हमने कोई किसी से कैश अमाउंट नहीं लिया और किसी से कोई ऑनलाइन अमाउंट हमने स्वीकार नहीं किया। हमारा ये सिद्धांत था शुरू से ही, और कि हमारी कुछ बाउंड्रीज थी, उन्हें हमने क्रॉस नहीं की। और शायद उसी का वो है कि हम आज आपके सामने हैं। शायद जी ये भी एक बड़ी बात है। उन्हें, पुलिस को कैसे पता लगा कि आप आरएमएल हॉस्पिटल में हैं और फिर वहाँ पहुँच गए? आपको कभी शक हुआ कि पुलिस आपका पीछा करती हाँ, है? शायद वो रेकी कर रहे थे, भीड़, चूँकि मैं भीड़ में था कि हो सकता है वो वहीं से मुझे बाहर निकलने का सिर्फ इंतज़ार कर रहा हूँ कि वॉशरूम के लिए जाए या किसी भी चीज़ के लिए, जैसे भी ये बाहर जाए तुरंत से इसको कर लिए, पकड़ लिया जाए। तो वो शायद इसमें लगे हुए थे, क्योंकि वो बता रहे थे कि आपके साथ तो बहुत सैकड़ों की संख्या में इतने लोग फ़ोटो क्यों खिंचवा रहे थे आपके साथ, आपने क्या कर दिया। तो शायद वो अंदर भी थे, मुझे ऐसा लगा। अच्छा, क्या इससे पहले भी पुलिस ने कोशिश की आपसे बात करने की या आपको बुलाने की, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसी को उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। मैं तो फर्स्ट डे से ही वहाँ रहता था, लगातार मैं वहाँ रहता था। ऐसी कोई बात उससे उससे पहले नहीं हुई कभी, या कभी ऐसा पकड़ने की कोशिश की हो, या कुछ गलत शब्द भी पुलिस ने बोला हो। अच्छा, अगर हम समझे तो आपको आरएमएल से 20-25 मिनट की दूरी पे ले जाके एक गाड़ी रोकी और फिर किसी कमरे में रखा, पूरी रात भर रखा, आंखों में पट्टी थी 24 घंटे रात भर, और फिर अगले दिन आपको 5-6 घंटे का सफ़र करके उत्तराखंड के मसूरी में छोड़ा। हाँ, शायद 6 या 6:30, जितना भी टाइम हो रहा होगा, शाम का सा टाइम हो गया था। हमारे पास चूँकि मोबाइल ऑन नहीं था, तो इतना ही टाइम था। फिर हम वहाँ से कैब करके दिल्ली आए। तो ये सवाल भी बनता है कि सिर्फ खाना खिलाने के लिए, कि वो खाना कहाँ से खिला रहे हैं, क्या ये जुर्म है, ये गुनाह है अगर आप खाना खिला रहे हैं? ये सवाल कैसे बनता है? पुलिस आपको किस बिना पर उठा सकती है? ये तो देखो, कहीं से कहीं तक भी कोई भी अगर बोलेगा किसी को हम खाना या पानी पिला रहे हैं, कोई भी धर्म में पुस्तक में या संविधान की पुस्तक में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये गलत है। लेकिन वो क्यों करना चाहते थे या किसके इशारे पर कर रहे थे, वो एक अलग विषय है। बाकी और भी वॉलंटियर्स थे, और भी लोग थे, उनसे कोई पूछताछ या उनसे कोई पूछताछ हुई कभी? कभी ऐसी कोई पूछताछ नहीं हुई, कभी कोई ऐसा कोई वो नहीं हुआ। अब उसके पीछे क्या कारण है क्या नहीं, वो मैं नहीं जान सकता। जुनैद जी, ये तो आपको 24 तारीख की रात को उठाया उन्होंने, लेकिन इससे पहले 24 को आपने बताया कि आपके घर भी यूपी पुलिस पहुंची, उन्होंने आपके फादर को, आपकी बहन के घर भी जाकर, ससुराल में भी जाकर लोगों को उठाया। हाँ, यूपी पुलिस, ये तो मुझे तो दिल्ली पुलिस ने उठाया था डिटेन। तो लेकिन 3 दिन पहले मेरे पिताजी 5 बजे के आसपास खाना खा रहे थे, उनको लेकर गए और फिर देर रात तक उनको वहाँ पर रखा, जो सवाल वगैरह उन्होंने पूछे होंगे। तो फिर देर आपको रात बताया होगा आपके अब्बा ने भी क्या सवाल उनसे किए मेरी गए? अभी थोड़ी इस प्रकार से ढंग से बात नहीं हो पाई, लेकिन ताकि मैं मैंने एक वीडियो देखी जिसमें आपके फादर, आपके अब्बा रोते हुए नजर आए थे कि वो खाना खा रहे थे और उसी वक्त यूपी पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। हाँ हाँ, वो मैं वीडियो देख नहीं पाया उन्होंने क्या क्या बोला, तो मैं उस संदर्भ में कुछ बताने में सक्षम नहीं हूँ। तो जैसा मुझे पता चला है, मेरी जितनी बात हो पाई वो विस्तार से तो मैं घर जाकर ही बात करूँगा उनसे,
क्योंकि मैं उनको और ज़्यादा वो नहीं करना चाहता। हाँ, तो मेरी जो बात हुई तो देर रात उस दिन छोड़ दिया, फिर लेकिन उससे अगले दिन सुबह 9 बजे फिर से उनको उठा लिया। अच्छा। हाँ, जो बात पूछनी थी आप उसी दिन कर लेते। तो बैंक पासबुक वगैरह और आधार कार्ड वगैरह उन्होंने वो सब लेकर गए घर वालों की। और उसके बाद मेरी बहन मेरठ में रहती है, उनके ससुर को उठाया गया और उनके देवर को उठाया गया। और ओ उनसे भी यही सवाल हुए पैसे कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, उनसे भी ये उन्होंने ये सब किया होगा। तो ये सब तो गलत है। अगर कोई व्यक्ति मतलब पानी पिला रहा है, सिर्फ खाना खिला रहा है, इस आधार पर उसको परेशान करना, उसके माता पिता को और उसके बहन बहन के और बहन के भी अलावा उसके ससुर को, उनको उनकी ये तो औचित्य कोई बनता नहीं है। बिल्कुल। सीजेबी प्रोटेस्ट हम शुरू से लगातार कवर कर रहे हैं और हमने देखा है वहाँ पे कई लोग, सैकड़ों लोग खाना लेकर आ रहे हैं, भेज रहे हैं, खिला रहे हैं, लेकिन किसी के पास भी पुलिस पहुंची नहीं, ना ही दिल्ली पुलिस ना यूपी पुलिस। यहाँ तक कि स्विगी जोमेटो से भी आ रहे थे खाने, लेकिन किसी का डिटेल निकाल कर उनके घर नहीं गई। लेकिन मोहम्मद जुनैद को उठाया, उनके घर वालों को उठाया और उनसे लगातार ये सवाल किए जा रहे हैं। अभिजीत दिपके से बात हुई इस सिलसिले में? अभी कोई बात नहीं हो, वो बीमार हैं और शायद उनको समय ना मिल पाया हो। अच्छा, आपको लगता है उन्हें समय ना मिला हो, लेकिन पिछले 1 महीने से आप अपना समय देते रहे हैं वहाँ पर। हाँ हाँ, क्योंकि वो बीमार है, हो संभव तो हो सकता है उन्हें समय ना मिल पाया हो। बाकी लीगल हेड की रत्ना जी का फ़ोन मुझे कई बार आया दिन में, मेरे बारे में पूछ रही कि कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सब है। अभिजीत दिपके ने 24 तारीख तक आपको फ़ोन किया था, आप बता रहे थे आप हाँ, उनसे बात तो कर। लास्ट टाइम उन्हीं से मैं बात कर रहा था, वो मेरे घर वालों के बारे में पूछ रहे थे। उसके पश्चात कोई फ़ोन कॉल मुझे रिसीव नहीं हुआ। मतलब 24 तारीख से आज 26 तारीख है, हम इंटरव्यू कर रहे हैं आपका और अभी तक उनका कोई कॉल आपके पास नहीं आया है, जो सोचने वाली एक बड़ी बात है, क्योंकि पूरे प्रोटेस्ट में मोहम्मद जुनैद लगातार वहाँ पे खाना खिलाते आए हैं। खुद अभिजीत दिपके ने भी मोहम्मद जुनैद साहब को गले भी लगाया था, शुक्रिया अदा भी किया था, हमने वो तस्वीरें भी हाँ, देखी वो थी। वीडियो वायरल हुई थी, पैर वो उसी के बाद ये सब इतना सारा पूरा चला गया, इतना वायरल हो गया। कोई बात नहीं, वो तो एक अलग विषय है, उन्हें समय जैसे ही मिलेगा वो अवश्य ही, मुझे लगता, मुझे विश्वास है वो फ़ोन करेंगे। नहीं, आपका बड़ा दिल है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी सवाल कर रहे हैं कि आप मुसलमान हैं और आपको पता है देश में मुसलमानों के कैसे हालात हैं, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था, तो आप इस सिलसिले में क्या सोचते हैं? नहीं, हम आतों की, मैं तो समझता हूँ कि धर्म का जो विषय है वो तो एक अपना व्यक्तिगत विषय है, और धर्म के आधार पर या वेशभूषा के आधार पर किसी को नहीं आंका जाना चाहिए। उसके कार्य के आधार पर, उसके कर्तव्यों के आधार पर उसको आंका जाना चाहिए, और उसके उसी के हिसाब से सम्मान होना चाहिए, उसकी शिक्षा के आधार पर। तो न वहाँ पर जो हम गए थे, ना तो कोई जातिगत उद्देश्य था, ना कोई राजनीतिक एजेंडा था, और ना ही कोई ये था कि हम कोई व्यक्तिगत स्वार्थ था या कोई धार्मिक उद्देश्य हमारा था, या हम कोई प्रसिद्धि चाहते हैं। ना हम किसी जाति के लिए गए थे, ना धर्म के लिए गए थे, ना राजनीतिक उद्देश्य था, ना व्यक्तिगत स्वार्थ था। हम तो सिर्फ इसीलिए गए थे कि छात्र छात्राओं के साथ अन्याय हो रहा है, वाकई में ये पूरे देश भर में जिस तरीके से अन्याय हो रहा है, उसमें लाखों लाख चाहे नीट के अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हुआ, और प्रतियोगी छात्र छात्राओं के साथ जो अन्याय हुआ और जो हो रहा है अभी भी पूरे देश भर में। अभी मैं रिसेंटली देख रहा था एक न्यूज़, कई दिन हो गए, तो राजस्थान के जयपुर में पैरामेडिकल का पेपर था, तो 5.5 लाख रुपए में पेपर बेचा जा रहा था। तो इसका क्या अर्थ है? कहीं ना कहीं जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनको पीछे की तरफ धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब जिन जिन जो बच्चे 10-10, 12-12, 14-14, 16-16 घंटे बैठकर पढ़ रहे हैं, और सामाजिक जीवन से भी उन्होंने अपने आप को काटा हुआ है, वो किसी के विवाह में सम्मिलित नहीं होते, किसी जन्मदिन की दोस्त की पार्टी में सम्मिलित नहीं होते, वो पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। सुबह उठते ही लाइब्रेरी जाते हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं, 10-10, 12-12, 14-14, 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं। उसके पश्चात भी अगर वो सीट को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि उनको इतनी मेहनत के पश्चात सीट प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन वो इसीलिए नहीं हो पा रही क्योंकि कहीं ना कहीं
सिस्टम और व्यवस्था में चीज़ें सही नहीं चल रही है। अब 5.5 लाख रुपए में पेपर बेचा जा रहा है, तो कहीं न कहीं एक एक जो सीट भी जा रही है, वो 45-46 लोग वहाँ पर पकड़े गए। तो अगर एक भी सीट जा रही है, तो कहीं न कहीं एक योग्य योग्य अभ्यर्थी का हम हक छीन रहे हैं उससे। और ऐसे लोग अगर डॉक्टर बनेंगे, तो कैसे हमारा और हमारे परिवार के लोगों का अच्छा इलाज कैसे कर पाएँगे? तो कैसे एक अच्छा भारत बन पाएगा फिर? बिल्कुल, शिक्षा की बात कर रहे हैं अभी भी मोहम्मद जुनैद साहब की एक अच्छी शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए, जिसकी लड़ाई में वो शामिल हुए थे। सिर्फ़ इनका यही मकसद था और वहाँ बच्चों को प्यासा देखकर इनका दिल भर आया और इन्होंने अपने पैसों से पानी की शुरुआत की, जिसके बाद लोगों ने आपको मदद करनी शुरू की और आपने खाना उनकी मदद से बाँटना शुरू किया। हाँ, फिर वो जो सीजेपी के टॉप लीडर्स थे, उनका भी ट्रस्ट मेरे पर हुआ। उन्होंने मेरे ऊपर चीज़ें करना शुरू कर दिया कि आप ही मैनेज करते रहो। मैंने उनको बिल्कुल इस तरफ से तो कम से कम, और ये किसी भी आंदोलन का महत्वपूर्ण अंग है, होता है खाने पीने की चीज़ें, उसी से भूखे प्यासे आप क्रांति नहीं कर सकते हैं। तो वो मैं इस तरफ से तो बिल्कुल ही मतलब उन देखते ही नहीं थे कि जुनैद अपने आप संभाल लेगा। ठीक है। चलिए, अभिजीत दीप के बीमार हैं, उनको वक़्त नहीं मिला होगा, आप इस तरीके से कह रहे हैं। सौरव दास है, आशुतोष रांका है, उनमें से किसी ने आपसे बात की? अब आंदोलन में इतने थके हुए हैं, थोड़ा आराम वगैरह कर रहे होंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि जब भी उन्हें समय मिलेगा वैसे ही कॉल या मुझसे डायरेक्ट मिलकर वो बात करेंगे। जुनैद साहब, आपका बड़प्पन है, क्योंकि 2 दिन बीत चुके हैं, अब तक बात कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि आपके साथ बहुत कुछ हुआ है इन 2 दिनों में। आपको डर नहीं लगा वैसे जब पुलिस ने आपको उठाया? इतना सब कुछ हुआ है पिछले दिनों आपके साथ। हज़ारों लाखों लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, उनकी प्रार्थनाएं मेरे साथ है, और उसी के बल पर कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। वरना तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। बहुत हज़ारों लोगों के मुझे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। सुबह भी माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह का फ़ोन आया, और उन्होंने फिर ट्वीट भी किया। इमरान मसूद साहब का फ़ोन आया, अखिलेश जी के ऑफिस से फ़ोन आया, और वो बहुत सारे मौलाना सज्जाद नोमानी के यहाँ से अभी बता रहे थे मेरे भाई, वहाँ से फ़ोन आया, अजमल जी के यहाँ से फ़ोन आया। तो वहाँ बहुत टॉप लीडरशिप की। बिल्कुल, दुआ के हकदार हैं आप। मेरा एक सवाल ये भी आपसे, क्योंकि पुलिस ने जब उठाया आपको, इतना सब कुछ हो गया है, तो अब कोई डर बैठ गया है अंदर? आने वाले वक्त में क्या कभी ऐसे आंदोलन का हिस्सा बनेंगे आप? नहीं, डर ही क्या है अब, कब तक मैं तो ये समझता हूँ कि लोगों को इतना भी मत डराइए कि वो डरना ही छोड़ दें। तो कब तक डरते रहेंगे? मौत तो एक ना एक दिन आनी ही है वैसे भी तो। और संघर्ष करने का काम है। हम शिक्षा के लिए और छात्र छात्राओं के लिए लगातार संघर्षरत रहेंगे। उनके जहाँ भी आवश्यकता होगी छात्र छात्राओं को, हम उनके लिए संघर्ष जारी रखेंगे। जारी रहेगा। आयशा से नेहा का फ़ोन आया हो आपको? हाँ, नेहा रिसेंटली अभी नेहा जी से ही मैं बात कर रहा था। और उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने मेरे लिए वीडियो, सबसे पहले दानिश जी ने मेरे लिए वीडियो डाला। सबसे पहले जो मेरे परिवार के साथ हुआ, तो सबसे पहले दानिश जी ने, जो आयशा की जेएनयू की वो है जनरल सेक्रेटरी, तो उन्होंने वीडियो डाला। उसके पश्चात नेहा जी ने भी आवाज़ उठाई। नेहा जी का आयशा के पेज से अभी मैं वीडियो देख रहा था, तो उन्होंने कि हमारे साथी मोहम्मद जुनैद, उनको और उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। और उनकी तरफ से आयशा की तरफ से एक वकील भी हमें मुहैया कराया गया था, जो हमारे मतलब जहाँ संबंधित थाने तक भी गया था, और हमारे वहाँ पर जाकर हमारे माता उनको लोगों को छुड़वाया था उन्होंने। अच्छा जुनैद साहब, आप अभी तक घर नहीं गए हैं। क्या मुमकिन है ऐसा कि आप जब घर जाएंगे और यूपी पुलिस तब भी पहुंचेगी आपसे पूछताछ करने के लिए, आपको उठाने के लिए? क्या ऐसी खबर या ऐसी कोई बात आपके कानों में आई है? नहीं, अभी तो ऐसी कोई सूचना नहीं है। बाकी घर तो एक न एक दिन जाना ही पड़ेगा। देखते हैं क्या स्थिति बनती है। क्या घर वालों ने आपसे क्या बोला कि जुनैद वापस आ जाओ या मत आना, यहाँ यूपी पुलिस उठा लेगी तुमको? कुछ ऐसा कुछ कहा हो आपसे? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी हम कुछ दिन तो इधर ही हैं। कुछ दिन इधर है। अब आने वाले वक्त में क्या सोचा है आपने? और आप ये भी बता दीजिए ज़रा हमारे दर्शकों को कि आप निजी ज़िंदगी में क्या करते हैं? हम पेशे से अधिवक्ता हैं, और छात्रों के लिए शुरू से ही आवाज़ उठाते हैं, कॉलेज जीवन से ही, सीसीएसयू से। अब तो हम थोड़ा लोग जान गए हैं, लेकिन हम शुरू से ही छात्र छात्राओं के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। और अब अधिवक्ता हैं, और जुडिशरी जज की हम तैयारी कर रहे हैं। ये हमारे जीवन में चल रहा है। आने वाले वक्त में क्या प्लान है आपके? अपने ये वकालत को ही जारी रखेंगे या ऐसे आंदोलनों का हिस्सा भी बनते रहेंगे? नहीं, जब देश को
देश के जब लोग जब ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ भी आवश्यकता होगी हम वहाँ इंशाल्लाह खड़े मिलेंगे। और विशेष रूप से छात्र छात्राओं के लिए तो लगातार संघर्ष हमारा जारी ही रहेगा। तो जुनैद साहब, आपको हर बार पुलिस इस तरह उठाएगी? वो संघर्ष चलता रहेगा जब तक जीवन की सांस है, संघर्ष जारी रखेंगे। चलिए, ये बहुत बड़प्पन वाली बात कर रहे हैं जुनैद साहब, और शुरू से ही दिल से बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर है कि 24 जुलाई की रात को जुनैद साहब को उठाया गया आरएमएल हॉस्पिटल के बाहर से। जुनैद साहब वहाँ थे, ये पुलिस को कैसे पता लगा, ये भी एक सवाल है। उनके मुताबिक पुलिस रेकी कर रही थी लगातार, तो वहाँ पर पुलिस ने इनको उठाया। 24 घंटे तक आँखों में पट्टी बांध कर रखी। आप सोच सकते हैं कि आँखों में पट्टी बांध कर रहना 24 घंटे तक कितनी बड़ी बात है। आँखों में पट्टी बांध कर रखी गई, सवाल जवाब किए गए इनसे कि पैसा कहाँ से आता है, खाना कहाँ से खिलाते हो, ये तमाम सवाल जवाब हुए। और फिर उनको लगभग 5-6 घंटे का सफ़र कर कर दिल्ली से उत्तराखंड छोड़ा गया, जहाँ से इनको कहा गया कि 5 मिनट के बाद पट्टी उतारना आँखों से और फिर उसके बाद जाना घर, और फ़ोन भी तभी ऑन करना। तो सोचिए कि इतना सब कुछ हुआ है जुनैद साहब के साथ और इनके परिवार के साथ। इनके परिवार के लोगों को भी बार बार यूपी पुलिस तंग कर रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जुनैद साहब छात्रों और छात्राओं को, युवाओं को, बच्चों को खाना खिला रहे थे, पानी पिला रहे थे, उनको प्यासा नहीं देख पा रहे थे। तो सिर्फ इसीलिए जुनैद साहब को इतना परेशान किया जा रहा है दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस की ओर से। और ये कितना सही है, आप बताइए, ये क्या गुनाह है किसी को खाना खिलाना? इतने लोग खाना खिलाते हैं, क्या कभी उनसे पूछा जाता है कि आपके पास पैसा कहाँ से आया? और अगर एक मुसलमान खिला रहा है तो उनसे पूछा जा रहा है। हालांकि आप सब जानते हैं कि सीजेपी प्रोटेस्ट में तमाम लोग खाना भेज रहे थे, लेकिन उनमें से किसी के पास यूपी पुलिस ना दिल्ली पुलिस पहुंची। लेकिन मोहम्मद जुनैद के पास उनके घर हर जगह पर पुलिस पहुँच रही है और उन्हें उठा भी रही है, और किस बिना पर उठा रही है कोई जवाब ही नहीं है। और ये क्या तरीका है आँखों में पट्टी बांधना? अगर उठा रहे हैं तो खुलेआम उठाइए, अपना नाम बताइए और अपना चेहरा भी बताइए, लेकिन उनमें से कुछ भी नहीं बताया गया और ना दिखाया गया। और ये आपका बड़प्पन है कि आप अभी भी कह रहे हैं कि पुलिस को कोई निर्देश होगा तो इसीलिए उठाया होगा हाँ, आपको। मुझे लगता है कि वो अपने से ये सब नहीं कर पा, और हो सकता है भविष्य में भी मुझे इस प्रकार से एकदम से उठाया जा सकता है या एकदम से गायब किया जा सकता है। तो आप सबकी प्रार्थनाएं। हम तो यही चाहेंगे कि कभी ऐसा ना हो, इसलिए हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं। नहीं, हो सकता है, संभव हो सकता है संभव। ईश्वर करे ऐसा ना हो। बिल्कुल ऐसा ना हो, और हम सबको मिलकर मोहम्मद जुनैद साहब के लिए आवाज़ उठानी होगी। और वहीं अभिजीत दीपके सीजेपी की पूरी टीम को भी मोहम्मद जुनैद से जल्द बात करनी चाहिए और इस विषय में सरकार से बात करनी चाहिए कि क्यों मोहम्मद जुनैद को आखिर परेशान किया जा रहा है। मैं मिलत टाइम्स के लिए मोहम्मद जुनैद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।